अब जैसे उसने देखा हम रोड पर भाई वो आदमी है लिफ्ट मांग रहा है, तो इसने सोचा कि भाई चलो कुछ कमाई कर लेते हैं। ये भाई जाके उसके पास गाड़ी रोकता है, हाँ। उससे थोड़ी दूर पे। वो चल के आया विजय के पास और पूछा उसने कि भाई चंडीगढ़ जाना है मेरे को। विजय बोलता है हाँ चलो आ जाओ। फिर उसने पूछा कितने पैसे, इसने बोला 2200 रुपये। वो आदमी बोलता है ठीक है। फिर विजय पूछता है कि भाई आप एक बात बताओ, इस टाइम पे आपको किसने छोड़ दिया इधर? कोई भी मतलब बहुत टाइम से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, आप ऐसे मतलब मेन हाईवे भी नहीं है, स्टेट हाईवे पे आप कच्ची रोड पे खड़े हो, किसने छोड़ दिया? वो कुछ बोलता नहीं है भाई। विजय बोला कि अच्छा एक काम करो, आके आगे बैठ जाओ मेरे पास। भाई उसने उस पर भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, ये चुपचाप पीछे वाला गेट खोलता है, अंदर जाके बैठ जाता है। अब देखो क्या होता है, गाड़ी चल रही है विजय की, उस कच्चे रोड पे कोई 1.5-2 किलोमीटर चले होंगे ये। विजय को ऐसा फील होता है भाई कि इसकी जो गाड़ी है ना बहुत भारी हो गई है। ऐसा लग रहा था कि पीछे 10-15 लोग बैठे हैं, पूरा सामान लोड है, और उस तरीके से जिस गियर में गाड़ी को 50-60-70 पे चलना चाहिए भाई ये 20-22 से आगे नहीं बढ़ पा रही है। कुछ टाइम के बाद इसका इंजन हीट होना स्टार्ट हुआ। विजय को लगा कि भाई गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई है। ये अपना गेट खोल के बाहर निकलता है इंजन की तरफ जाने के लिए। भाई जैसे गेट खोल के बाहर निकला, इसकी नज़र पीछे वाली सीट पे पड़ी और भाई साहब ये देखता है कि उस आदमी का सर गायब है और उसने वाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था, वो पूरा खून से लथपथ। भाई इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया, तो चिल्लाते हुए भाग रहा है। जब चिल्लाते हुए भाग रहा है तो इसने देखा कि भाई पीछे से वो आदमी चेज़ कर रहा है इसको। ये 700-800 मीटर तक लगातार भागते रहा। तो रोड के साइड पे एक आश्रम था, छोटा सा मंदिर है और उसके अंदर आश्रम था। ये जाके गेट पीटने लगा ज़ोर ज़ोर से। गाड़ी वहीं रोड पे खड़ी है। अब जब गेट पीटने लगा तब उधर से पंडित जी निकल के आते हैं और इसको मतलब अंदर बुलाया अपने। अंदर बुलाने के बाद इसने पूछा कि पंडित जी क्या है वो? तो पंडित जी ने बोला कि अभी उसके बारे में कल सुबह बात करेंगे, अभी रहने दो, ठीक है। ये एक इंसिडेंट आपने सुना उस रोड का। अब एग्जैक्टली क्या था ये मैं बताऊंगा, पर उसके 1 साल के बाद विजय के साथ जो ये घटना घटी, इसके 1 साल के बाद एक और वहाँ पे कांड हुआ, ठीक है, वो भी जानना। एक फैमिली थी, वो उसी रोड पे वापस चंडीगढ़ आ रही थी, ठीक है। उसकी फैमिली का नाम भी ले लेता हूँ। विजय ने बोला कि ले सकते हो नाम, कोई दिक्कत नहीं है। जो ड्राइव कर रहा है उसका नाम है जगतार, उसकी बीवी है अंजू, उसके 3 बच्चे, ठीक है। बीवी पीछे बैठी हुई है, एक बच्चा आगे बैठा है, जगतार ड्राइव कर रहा है, बाकी 2 बच्चे पीछे हैं। ये भाई आ रहे थे उसी रोड पे, सेम वो जो स्टेट हाईवे था, वहाँ पर इनको आदमी ने हाथ दिया लिफ्ट के लिए। अब दिक्कत ये हुई कि इसकी बीवी ने बोला कि भाई इतनी रात को गाड़ी रोकना सही नहीं है, रहने दो, ठीक है। ये घटना हो रही है विजय के घटना के 1 साल के बाद, ठीक है। तो आप रहने दो, गाड़ी मत रोको। पर वो जो आदमी था ना, वो भाई चलते चलते रोड पे आ गया बीच में। अब जगतार ऐसे गाड़ी से उड़ा नहीं सकता था ना उसे, तो भाई इसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकी और एक गुस्से में निकला बाहर एकदम, ठीक है, देखने के लिए कि भाई तू कैसे कैसे आ गया बीच में। जब ये पहुंचता है उसके पास तो उसने बोला कि भाई मुझे चंडीगढ़ तक जाना है, छोड़ दो। जगतार तो पहले बहुत चिल्लाया, भाई क्या ये क्या तरीका है, कोई तरीका थोड़ी है भाई, तुम बीच सड़क में आ जा रहे हो, अभी एक्सीडेंट हो जाता। ये ना उसको डांटते हुए अपने गाड़ी की तरफ आ रहा है, ठीक है, डांटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा है वापस ड्राइवर सीट पे बैठने के लिए। भाई इसकी वाइफ पीछे से देखती है, पीछे वाली सीट पे बैठी हुई थी, देखती है कि भाई वो ना उस जगह से उछला जोर से बहुत ऊपर तक और आके अपने कार के जो गेट थे ड्राइवर सीट के, वहाँ पे गिरता है ज़मीन पे। हस्बैंड जगतार, और जो वो आदमी था सामने जो अभी लिफ्ट मांग रहा था, वो कोई नहीं है वहाँ पे। जगतार यहाँ पे रोड पे पड़ा हुआ है और इसकी वाइफ चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से। तब वहाँ से एक पिकअप वाला क्रॉस कर रहा था। उस पिकअप वाला को जो पिकअप वाला ड्राइवर था, उसने सुना मतलब वाइफ की चीख सुनी, तो गया उनके पास पूछने के लिए क्या हो गया। थोड़ा ही सा वाइफ ने बोला था कि वहाँ लिफ्ट के लिए गया, तो समझ गया कि भाई ये वही सीन है, कि उनको पता था। अब जो ये पिकअप वाला ड्राइवर है ये विजय का दोस्त, अच्छा, तो उसने ये कहानी विजय को बताई है। ये लोग पुलिस को कॉल करते, पुलिस आते वहाँ पे, जगतार को उठा के हॉस्पिटल ले जाते, तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसे डेड। ओह शिट। उस रोड पे ऐसे इंसिडेंट हुए। मैंने जब ये वीडियो डाली थी भाई, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई है वो चीज़ जगह, हमने भी एक्सपीरियंस किया। अच्छा। तो हुआ क्या था, पंडित जी अगले दिन सुबह जगतार को लेके आए, सॉरी विजय को लेके आए गाड़ी पे उसकी, और गाड़ी स्टार्ट किया, नॉर्मल हो गई गाड़ी स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं हुई। तब पंडित जी ने बताया कि भाई 2013 में यहाँ पर एक आदमी था, उसने लिफ्ट मांग रहा था, उसे चंडीगढ़ जाना था, ठीक है। लिफ्ट मांगते हुए एक जो ट्रक आ रही थी उधर से,
हिमाचल के साइड से चंडीगढ़ की तरफ। तो इसने ट्रक वाले से लिफ्ट मांगा कि मेरे को लेके चलो। वो ट्रक वाला ब्रेक नहीं मारा, तो इसने देखा आदमी ने कि भाई ब्रेक नहीं मारा, तो ना ये धीरे धीरे करके साइड से होते हुए रोड पे आ गया, बीच रोड पे। ट्रक वाला भाई क्यों रोकेगा गाड़ी अपनी, उसे लगा कि भाई लूट पाट के लिए अभी कुछ भी लग सकता है ना उसे, भाई उसने गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर। अब गाड़ी चढ़ाई तब उसका जो सर था उसके धड़ से अलग होके भाई दूर चला गया था। अब उसी की स्पिरिट उस जगह को हॉन्ट करती है। ओके। तो आज तक कर रही है? नहीं, आज तक कर रही है। अच्छा ये है ना भाई कि जो ये भूत प्रेत ये सब होते हैं, सबको भाई दिख नहीं सकते, ना ही सबको एक्सपीरियंस हो सकते हैं। ये तो एक ने मुझे स्टोरी भेजी थी, तब उनके थ्रू मुझे पता चला था कि कोई भी इंसान होता है दो कुल का होता है, या तो देवकुल या फिर राक्षस कुल। तो जो देवकुल के लोग होते हैं उनको नहीं दिखते स्पिरिट, जो राक्षस कुल के होते हैं उनको अपना प्रेजेंस फील करवाती है। अब भाई बहुत लोग कमेंट करते हैं कि यार क्या कहते हैं, हम तो गए थे उस रोड से, ठीक है, हम उस रोड से गए थे, हमें नहीं मिला। अरे चिड़ियाघर का जानवर थोड़ी यार तू एंटरटेन करने के लिए बैठा रहेगा। बड़ा ओपन है, मतलब अभी भी रोड, ऐसा कुछ नहीं कि क्लोज करी हो ऐसा कुछ। भाई रोड तो ओपन है। जिन लोगों को एक्सपीरियंस होता है वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमने भी देखा, हमने फील किया, तो फिर लगता है कि चीज़ें ऑथेंटिक हैं। सही बात कह रहे हैं भाई। आप एक ऑफ कैमरा नेशनल ट्रेजेडी के बारे में बता रहे थे, तो वो क्या एग्जैक्टली आप बताओ। तो भाई देखो, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत सेंसिटिव भी है। मैंने जब वीडियो डाली तो मतलब बहुत लोग वैसे हो गए थे कि यार कुछ याद आ गया उनको, है ना। तो भाई ये स्टोरी अपने देश में एक हुई नेशनल ट्रेजेडी से रिलेटेड है। 2023 में आपको पता होगा बालासोर में 3-4 ट्रेन टकरा गई थी आपस में। बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी उसमें। अब हुआ क्या था कि जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था उस जगह को बहनगा बोलते हैं, जो बालासोर के शायद वहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर है, बालासोर मेन सिटी से। और ट्रेन जो ट्रेजेडी हुई थी उसका नाम यही दिया गया था, बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट। तो बहनगा में जब एक्सीडेंट हुआ तो भाई बॉडीज़ इतनी ज़्यादा थी कि जो वहाँ का लोकल हॉस्पिटल था उसकी सारी बेड्स फुल हो चुकी थी, ठीक है, और एक्चुअल नंबर बहुत ज़्यादा थे। तो उन बॉडीज़ को उठा के वहाँ पर एक स्कूल है बहनगा हाई स्कूल, उसके अंदर रखी गई थी। अच्छा। उस स्कूल के अंदर एक मतलब छोटा सा हॉल जैसा एरिया है, उसमें ही सारी बॉडीज़ को इन्होंने रखा था। बहुत सारी बॉडीज़ ऐसी थी जिनका अंतिम संस्कार वहाँ के लोकल्स ने किया, उनके रिलेटिव्स पहुँच नहीं पाए थे, ठीक है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उपमन्यु भाई, मैं उनका नेम चेंज कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया। उपमन्यु भाई वहीं पर उनका ससुराल है बहनगा में। जब एक्सीडेंट हुआ तो ये अपने ससुराल में ही थे। इन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिल के बहुत सारी डेड बॉडीज़ को वहाँ से शमशान तक लेके गए थे। जो एक्चुअल वहाँ पर ट्रेजेडी हुई थी, जो एक्चुअल वहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा सैड सीन था, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया ईमेल में। अच्छा, जो ये उपमन्यु भाई हैं ये हैं इंडियन आर्मी के टेरिटोरियल जो फोर्स होती है इनकी, उसमें डॉक्टर हैं। इनकी पोस्टिंग है मणिपुर में। अब जो घटना हुई थी बालासोर वाली उससे 1 साल बाद आते हैं। 1 साल के बाद मतलब इनकी शादी हो चुकी थी और इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। और यहाँ पर जो उपमन्यु भाई हैं ये भाई पोस्टेड है मणिपुर में। बेसिकली क्या होता है कि 2 महीने की पोस्टिंग होती है टेरिटोरियल आर्मी में, ठीक है, किसी भी डॉक्टर की। पर वहाँ पे टेंशन बहुत ज़्यादा थी तो इनका एक्सटेंड हो गया था, लगातार 2 साल से वहीं पे काम कर रहे थे। तो भाई इनके वाइफ को प्रेग्नेंट हुए 6 महीने हुए थे। इन्होंने बोला था कि तुम अपने मम्मी के पास ही चले जाओ, वहाँ पे तुम्हारा केयर कर लेंगे वो लोग अच्छे से। इनकी वाइफ वहीं पर थी अपने मम्मी के घर पे बहनगा में। तो होता क्या है कि भाई 6 महीने प्रेग्नेंट थी और एक रात मतलब ये उपमन्यु के साथ कॉल पे थी तो बोलती है कि यार मेरे को मंचूरियन खाने का मन कर रहा है। अब ऐसा होता है ना कि मतलब प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स और मूड स्विंग्स, तो इनको मंचूरियन खाने का मन कर रहा है। तो इन्होंने बोला कि एक काम करो, अभी रहने दो, बहुत रात हो रही है, कल मैं जो सानू है इनके वाइफ का भाई, उससे मैं भिजवा दूंगा, खा लेना। ये बोलते कि नहीं मैं बस लेके आती हूँ फटाक से बाहर से। भाई उपमन्यु की वाइफ उस रात 12:30-1 बजे के आसपास बाहर निकल गई। कोई रोड साइड वेंडर था, वहाँ से गई, अपना मंचूरियन पैक करा के लेके आई। पर अब जब वो घर पहुँचे ना भाई, सब सीन चेंज हो चुका था एकदम। ये उसके अगले दिन से ही बहुत चिड़चिड़ी रहने लगी। खाना कभी कभी बनाती किचन में जाके तो भाई वो उबल रहा है, चाय उबल रहा है, वो पूरा गिर रहा है इनका ऊपर से, वो जो सॉसपेन होता है, कोई ध्यान नहीं है, सामने देख रही है एकदम। सब्जी बना रही है, चावल बना रही है तो एकदम ज़्यादा बहुत ज़्यादा बना दे रही है। और बात ये थी कि भाई वो सारी चीज़ें वो खा भी रही थी, मतलब इनका इतना है ना खाने का, भाई इतना खा रही थी। अच्छा।
इनका मूड भी बहुत मतलब मूड स्विंग्स हो रहे थे बहुत ज़्यादा, चिड़चिड़े रहने लगे, गुस्सा आने लगा बहुत ज़्यादा इनको। अब यहाँ होता क्या है कि जो उनके मम्मी पापा थे उन्होंने सोचा कि भाई ये प्रेगनेंसी में इनका मूड स्विंग हो रहा है उसकी वजह से, कुछ हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से। इन्होंने एड्रेस नहीं किया उस चीज़ को कि नॉर्मल ही है। तो अब ये क्या होता है कि यहाँ पर इनकी वाइफ रूम बंद करके रहने लगी बहुत देर तक, जाके लोग नॉक करते तो खोलती नहीं। और फिर उन्होंने नोटिस किया कि भाई उसके 4-5 दिन के बाद से, जिस दिन वो मंचूरियन खाने गई थी, ये रूम बंद करके अंदर बैठी है, कोई नॉक कर रहा है रात को जाके रूम गेट खोलो चलो खाने ऐसे। तो ये लोग नोटिस करते हैं इनके मम्मी पापा कि अंदर से ना उनके रूम से बेड से चल के कोई गेट तक आता है, ठीक है, खड़े होके तो बहुत डीप ब्रीथ करता है और फिर वापस चली जाती है वो बिना गेट खोले। और फिर वो गेट खुलता था उसके 10-15 मिनट के बाद। अच्छा। और वो 3-4 बार होता है, 3-4 बार कोई आता एकदम गेट तक, इनकी आवाज़ सुनता और वापस चला जाता। ये लोग समझ नहीं पाए कि भाई क्या हो रहा है। पर इन्होंने उपमन्यु को नहीं बताई ये बात कि भाई तुम्हारे वाइफ के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। इनकी वाइफ एक्चुअली वहाँ पोजेस हो चुकी थी। जब ये मंचूरियन लाने गई थी, तो ये बाद में बताया उपमन्यु ने कि जब ये मंचूरियन लाने गई थी तब वहाँ पर जो ट्रेन एक्सीडेंट में एक औरत मरी थी, प्रेग्नेंट लेडी थी, उसकी स्पिरिट इसके अंदर आ चुकी थी। अरे ये सब रिवील कब हुआ, जब प्रेगनेंसी का टाइम हुआ, ये गई वहाँ हॉस्पिटल में, तो इनका जो बेबी था ये डेड था। अच्छा। ठीक है, और डॉक्टर ने बोला कि आप अब कभी माँ नहीं बन पाएंगे। तो वो स्पिरिट क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, ये चीज़ ये मालूम मैं पड़ी? बता रहा हूँ। तो उपमन्यु को जब पता चला, ये घर आया तो इनके सारे फैमिली वाले इसको लेके गए, मतलब दिखाने के लिए झाड़ फूक, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद भी मतलब वो चिड़चिड़ापन ख़त्म नहीं हो रहा था, गुस्सा में रहना और फिर वैसे डोर पे वो हरकतें कर रहा, वो सारी चीज़ें कर रही थी। इसको लेके गए ये लोग झाड़ फूक कराने के लिए, तब उसने यही बोला कि एक प्रेग्नेंट लेडी थी, इसके पेट में बच्चा था और उसने तुम्हारी बीवी पे कब्जा कर लिया है, उसकी डेथ हो चुकी थी। तो भाई ये होता है ना कि जैसे स्पिरिट कुछ अगर क्रेव करते हुए डेथ करती है, जैसे मान लो कि वो लेडी है, वो प्रेग्नेंट है, भाई उसको बच्चा चाहिए, ठीक है, उसका तो बच्चा चला गया और उसकी डेथ हो गई, भाई उसकी ये अंतिम ख्वाहिश रह गई ना माँ बनने की। तो फिर ये ऐसे मतलब जो पर्सन होते हैं उन पे अटैक करती है, मतलब उनके शरीर में रहना चाहती है वो फील करने के लिए कि भाई ये जब बच्चे को जन्म देगी तो मैं उसके शरीर में रहूँगी। बट उनका बच्चा फिर भी सर्वाइव नहीं कर पाया। तो अब उपमन्यु ये बोल रहे थे कि अब मेरे को ज़िंदगी भर ऐसे ही दुख के साथ रहना पड़ेगा कि बट इस इनका कोई वो नहीं हो सकता, इलाज नहीं हो सकता कि किसी कोई भाई वो जो स्पिरिट थे उसने बॉडी के अंदर ही इंटरनली कुछ ऐसा कर दिया कि अब वो नहीं बन पाएगी माँ। स्पिरिट ने ये भी देखा ना कि भाई वो प्रेग्नेंट औरत है, जा रही है, मैं नहीं दे पाई, तो जेलस भी हो जाते हैं बहुत बार, आउट ऑफ जेलसी भी ऐसा डैमेज कर देते हैं। ये उस स्कूल के सामने पोजेस हुई हैं, ठीक है। वो स्कूल भाई बहुत हॉन्टेड है अब इस टाइम पे। जो वहाँ के बच्चे थे जो स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, उन्होंने भी अपने पेरेंट्स को कंप्लेन किया बहुत बार कि जब वो लोग उस वाले कंपाउंड से गुजरते हैं जहाँ पर डेड बॉडीज़ रखी गई थी, तो लोग देखते हैं भाई कि सामने स्पिरिट है, इनको शैडोज़ दिखते हैं, इनको मतलब एक्सपीरियंस हो जाते थे। इन्होंने जाकर अपने घर पे कंप्लेन किया कि मम्मी मेरे को ऐसे दिख रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स स्कूल में आए और इन्होंने मतलब बोला कि मतलब हमारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, सेफ़ नहीं है इनको यहाँ पढ़ाना। तब शायद लास्ट ईयर ये न्यूज़पेपर में भी निकला हुआ है, गवर्नमेंट ने उस स्कूल की जो वो वाला बिल्डिंग था जहाँ पर डेड बॉडीज़ रखे गए थे उसको डेमोलिश करके एक नई बिल्डिंग बनाई उधर। भाई आप इतना राइड करते हो, राइड के दौरान हुआ है कुछ आपको एक्सपीरियंस या कुछ है? भाई राइड के दौरान मतलब हॉरर में तो एक घटना हुई थी, बाकी मैं एक स्पाई के घर पे रुक चुका हूँ। इंडियन स्पाई? इंडियन स्पाई। ओ भाई, उनके क्या एक्सपीरियंस थे भाई? हाँ वो मैं बताता हूँ, पर पहले ना मैं आपको ये हॉरर वाला बता देता हूँ। मैं उस समय ऑल इंडिया राइड पे था और उसी दौरान मैं पहुंचा था कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी से मतलब मैं ना ये 19,000 किलोमीटर की राइड कर रहा था एक टेंपल के फंड रेजिंग के लिए। तो उस दौरान मैं जब कन्याकुमारी पहुंचा तो अगले दिन मेरे को रामेश्वरम निकलना था। मैं रात के 8 बजे मतलब 7:30 के आसपास बीच पे गया, कन्याकुमारी का जो मेन बीच है वहाँ पे ना जनवरी का टाइम था, अराउंड 13th-14th डेट। उस टाइम पर अपना वो फेस्टिवल होता है ना, एक पोंगल टाइप को सेलिब्रेट करते हैं, और ना मकर संक्रांति। तो वहाँ पर वो ना बहुत अच्छे से 3-4 दिन का फेस्टिवल होता है। तो मैं बीच पे खड़े को देख रहा था, बहुत क्राउड है भाई, लोग यहाँ पे पूरा मस्ती कर रहे हैं। अच्छा, मैं उस टाइम पे वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे को कंटेंट भी बनाना होता था। अब मेरा ज़्यादा कंटेंट हुआ नहीं था कन्याकुमारी से और मेरे को नेक्स्ट डे निकलना था। मैंने फिर सर्च किया कि आसपास घूमने की कौन सी जगह है, तो ना उसमें एक फ़ोर्ट का नाम आया, वटाकोटाई फ़ोर्ट।
ये एक ऐसा फोर्ट है जिसको कि ट्रैवनकोर अंपायर ने बनवाया था। समंदर के किनारे फोर्ट बना हुआ है ताकि कुछ अगर समंदर से अटैक होता है तो उसको डिफेंड कर सके। मैंने सोचा कि भाई यहाँ से बीच से 4-5 किलोमीटर है, चलते हैं। अब मेरे को लगा कि यार बीच पे इतने टूरिस्ट हैं, सब लोग घूम रहे हैं, फोर्ट पे भी होंगे टूरिस्ट उस समय, है ना। मैंने और कुछ नहीं सोचा, मैं भाई निकल गया गूगल मैप लगा के फोर्ट की तरफ। 2 किलोमीटर चलने के बाद मेन रास्ता कट जाता है, अंदर जाता है गांव की तरफ। मैंने भाई बुलेट घुसा दी गांव की ओर, चलता गया। गांव एकदम सन्नाटा, एक इंसान नहीं, कोई नहीं दिख रहा मेरे को। मैं चलता गया, फोर्ट अभी भी मेरे को दिखा रहा था 1 किलोमीटर है। रास्ते में मेरे को एक अंकल मिले, वो ना रोड के साइड पे एक नारियल का पेड़ जो होता है उस पर चढ़ के कुछ तोड़ रहे थे, नारियल वगैरह। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि भाई यहाँ से फोर्ट कितनी दूर है, मतलब टूरिस्ट तो मिल जाएगा ना, क्योंकि अभी तक मेरे को कोई दिख नहीं रहा इधर। तो उन्होंने अपना कुछ तमिल लैंग्वेज में कुछ बोला, मेरे को समझ नहीं आया। मेरे को ये भी डर लग रहा था कि उस दोनों साइड पे ना जंगल टाइप का था, कि भाई कोई जानवर निकल के मत आ जाए सामने। मैं भाई पहुंचा फाइनली उस फोर्ट पे। दूर से मेरे को फोर्ट दिख रहा है। फोर्ट से करीब 200 मीटर पहले मेरे को दिखता है कि उसके सामने ना रोड ब्लॉक किया हुआ है एक लकड़ी डाल के, समझ रहे हो। मतलब उसका क्लियर इंडिकेशन था कि इसको क्रॉस करके नहीं जाना है। मैंने बुलेट को साइड से लिया, रोड छोड़ के साइड से लिया और चला गया फोर्ट की तरफ। उतरा तो भाई वहाँ पे पूरा बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ टच मत करना, ठीक है। वहाँ मतलब वार्निंग बोर्ड्स लगे हुए थे, और वहीं पे साइड में एक माता रानी का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ के प्रोटेक्टर देवी है, अच्छा। भाई जानवरों की आवाज़ आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। बिल्ली थी वहाँ पे और एक कुत्ता था और मैं सिर्फ, और कोई नहीं, घनघोर अंधेरा, ठीक है। उस टाइम पर मेरे वीडियो में भी है, मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं फोर्ट देख रहा हूँ, अपने ब्लॉग कर रहा हूँ, मेरे पीछे से दौड़ के गया कोई, अच्छा, एनर्जी महसूस हो रही है एनर्जी आपको अपने महसूस हुई, कोई आसपास। दौड़ के गया। ये मेरे वीडियो में है, रिकॉर्डेड है। मैंने सोचा कि यार अब यहाँ पे इस समय मतलब ठहर रहा हूँ, मुझे सही नहीं लग रहा, चलते हैं। मैं बुलेट उठाई, वापस होटल की ओर आने लगा। जब थोड़ा सा और आगे गया तो मेरे को रोड के साइड में दिखता है कि एक बोर्ड लगा है बीच रोड लिख के, बीच रोड लिखा हुआ और एरो बने हुए, मतलब उधर कोई बीच से साइड में वहाँ पे जाने का रास्ता था। मैंने सोचा कि यार मतलब मैं पूरा राइड करके कोस्टल से आ रहा था, मेरे को लगा कि यार 8-9-10 बजे तक तो लोग बीच पे बैठे होते हैं, यहाँ पे भी वैसा ही सीन होगा, चलो बीच पे चलते, कुछ टाइम स्पेंड करते, फिर वापस आ जाएंगे। भाई मैंने मेन वो गांव वाला रोड छोड़ के अंदर घुसा दी गाड़ी, ठीक है। चलता गया 200 मीटर जाने के बाद एक टर्न था, उस टर्न से होकर मुझे बीच की साइड जाना था। मैं जाके उस टर्न पे रुक गया। मेरे को क्या सामने दिखता है कि भाई नीले कलर के टॉम्स बने हुए हैं, वो शमशान घाट था पूरा। जो एक लड़का, एक बच्चा नहीं, एक आदमी नहीं, औरत, कुछ नहीं भाई, मैं अकेले सुनसान बैठा हुआ, सुनसान में एकदम। एक बार तो मेरा मन कर रहा था कि मैं जाऊं उधर बीच की तरफ घूम के आऊं, फिर पता नहीं कुछ आया अंदर से कि यार मत जा, सही नहीं है। अभी मैं ये सोच ही रहा हूँ कि यार जाऊँ कि ना जाऊँ, तब तक मेरे हेलमेट का वाइजर खोला हुआ था, दोनों साइड से ना एकदम ठंडी लहर का ऐसे झोंका नहीं होता, आवाज़ सीटी मारते वो निकला। अब वो निकला तो फिर मैंने सोचा कि यार ये साइन है, वापस लौट जाना चाहिए। एडवेंचर चुतियापे में फ़र्क है भाई, तो फ़र्क मेंटेन करना चाहिए। मैंने प्लान ड्रॉप करके वापस आ गया अपने होटल। पर ऐसी जगहों पे ये भी होता है, वहम भी हो जाता है ना कभी कभार कि दिमाग उस तरीके से चलता, हो सकता है वो यार वो आपके हवा मैंने फील किया अपनी स्किन पे यार। उसके बाद आप बीमार पड़े? मतलब उतना कुछ खास तो नहीं लगा उस रात, मेरे बॉडी में थकावट रही बहुत ज़्यादा, बॉडी पेन होता है ना बहुत ज़्यादा। तो भाई मैं भगवान को थोड़ा मानता हूँ, महाकाल को, तो मेरे को लगता है कि सारे उनके ही गढ़ तो अपने वालों को नहीं परेशान करते। सही बात है, तो बचा ही लिया फिर आपको एक तरीके से। अगर मुझे लगता है अगर मैं क्रॉस करके उधर चला जाता बीच की तरफ तो शायद कुछ हो सकता था। भाई आपके पास लोग जैसे स्टोरी तो भेजते ही हैं, कोई फोटो या विद प्रूफ भी चीज़ें भेजते हैं जो आप देख के शॉक हो गए हो, कुछ आया है ऐसा? भाई बिल्कुल, मतलब बहुत बार मेरे पास प्रूफ आती है स्टोरीज़ की जो उन्होंने कैप्चर किया है। एक रिसेंटली आई थी जो अपने चैनल पे मैंने मेंबर्स ओनली के लिए रखा हुआ है, और एक बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी है पूरी से। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टोरी, ये ना बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया कि मेरे स्टेट की है, मेरे स्टेट की है। अब एग्जैक्ट किस स्टेट की है ये तो मैं नहीं बता सकता, पर मुझे जिसने स्टोरी भेजी है उसने बोला कि ये पूरी में जो लाइट हाउस है, ओल्ड लाइट हाउस, उसके नीचे की कहानी है। अच्छा। तो होता क्या है कि 4-5 लड़के थे वहाँ के, वो लोग जाते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने, स्कूल के ही बच्चे थे। तो रात को 12 बजे ये लोग पहुँचे अपने दोस्त को लेके कि भाई इसका हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। फिर इनको नहीं पता था कि इनका हैप्पी बर्थडे असली में होने वाला है। अच्छा भाई ये लोग अपना लकड़ी का टेबल लगाते हैं वहाँ पे, केक वेक रख दिया काटने के लिए।
और इसके बाद जब वो लड़का केक काटने गया वहाँ पे, तो एक जो उसका फ्रेंड था, ये ना फ़ोटोज़ खींच रहा था, वीडियोज़ बना रहा था। भाई साहब उसको अपने फ्रेम में एक दिखता है कि जो बर्थडे बॉय है उसके जस्ट बाजू में एक फीमेल घोस्ट की वो खड़ी है, स्पिरिट खड़ी है। उसका प्रॉपर इमेज कैप्चर हुआ है, आप देख सकते हैं, आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। तब ना केक काटने से जस्ट पहले वो चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से। मैंने पूछा क्या हो, तो उसने बोला कि भाई मेरे को मार रहा है कोई पीछे। कुछ टाइम के बाद ज़मीन पर लेट जाता और ऐसे पकड़ के बैठ गया अपना पीठ वेट, कि कोई मेरे को मारे जा रहा है लगातार। ये लोग अपना उस दोस्त को उठा के सीधा हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल और उस पूरे प्रोसेस की वीडियो बनाई। उसी वीडियो में इस स्पिरिट के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। पूरे 30-35 सेकंड की ये पूरी क्लिप है, अभी आप सुन सकते हैं इसमें वीडियो में। अच्छा, जब इसे लेके ये लोग हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल पे डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और उसका पीठ उठा के देखा तो भाई उसके पूरे पीठ पे ऐसे मारने के निशान थे, बहुत बुरी तरीके से। पूरा पीठ एकदम लाल काला ऐसे पड़ा हुआ था। उसकी भी फ़ोटो इन्होंने खींच के भेजी है मुझे, तो आप वो भी देख सकते हैं। और फिर होता क्या कि अगले दिन वो जो बर्थडे बॉय था जिसको मारा था स्पिरिट ने, उसकी डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में। तो यार ये मेरे मतलब अभी तक जितने प्रूफ मुझे भेजे गए सबसे भयानक था ये। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि महाराष्ट्र के, बिहार के, अब पता नहीं किस स्टेट की है, पर ये स्टोरी थी। अच्छा भाई, आप बता रहे थे आप एक स्पाई के यहाँ भी रुके थे यार, वो क्या स्टोरी है? तो यार मैंने ऐसे बताया कि मैं राइड करता हूँ बहुत, बुलेट लेके घुस जाता हूँ कहीं पे भी। तो लद्दाख में एक जगह है हानले। हानले के बारे में आपने सुना होगा, गए हो आप हानले? नहीं भाई। भाई लद्दाख की सबसे वो खूबसूरत जगह है। अब जो लेह से हानले तक जाओगे ना, वो रास्ता बहुत ज़्यादा प्यारा है, सबसे सीनिक रूट। मैं भाई हानले पहुंचा। हानले पहुंचने के बाद मुझे जाना था उमलिंगला। उमलिंगला वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, 19,000 फीट पे, ठीक है। तो होता क्या है कि उस जगह पर अच्छा, हानले से उमलिंगला की दूरी 105 किलोमीटर है, तो मेरे को 200 किलोमीटर लगभग अप डाउन करना था एक दिन में। तो उसके लिए क्या करते हैं राइडर्स, जो अपना पेट्रोल लेके जाते हैं साथ में, स्पेयर पेट्रोल लेके। मैंने भी अपने बाइक में पीछे रखा हुआ था जेरी कैन पेट्रोल का, पर दिक्कत ये हो गई थी कि मैंने उस जेरी कैन को ना बाइक के पीछे बांध के नहीं रखा था, मैंने सिंपली उसमें डाल दिया था, पीछे जो लद्दाख करियर होता है। भाई लेके मैं पहुंच गया ऊपर, उमलिंगला पहुंचा, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं, जो ये उमलिंगला टॉप है, ये माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है उससे भी ऊपर है। अच्छा, इतनी हाइट है उसकी, तो इमेजिन कर सकते। मैं भाई पहुंचा ऊपर उमलिंगला, वहाँ मैं जाके अपना मस्त सेलिब्रेट कर रहा हूँ। उसके पास में एक कैफ़े था, BRO कैफ़े, मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का कैफ़े था। वहाँ पे जाके हाथ मेरे पूरे फ्रीज़ हो रहे थे, अभी स्नोफॉल स्टार्ट भयानक वाले में। जाके एक बड़ा तसला लेके पकड़ के बैठ गया था, गर्म तसले पानी का। वहाँ बैठा तो अंदर ही था मैं, कैफ़े के अंदर। थोड़ी देर के बाद जब बाहर निकला तब मैंने देखा कि भाई जो मेरे दोनों जेरी कैंस थे वो गायब है। अब मैंने सोचा था कि यार मैं ऊपर जाके ही पेट्रोल डालूंगा, मेरे पास पेट्रोल भी नहीं, जेरी कैंस गायब। अच्छा, वहाँ से उमलिंगला से मुझे 19-20 किलोमीटर और आगे जाके मैंने सोच रखा था कि एक डेमचौक करके गांव आता है। तो डेमचौक जो गांव है वो एक्चुअली उस टाइम पे 2-3 साल पहले की बात है, आधा चाइना में आधा इंडिया में, और चाइना इंडिया वाले पोर्शन पे भी क्लेम करता है अपना, अच्छा, कि ये हम मेरा ही है, इंडिया ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो मैंने सोचा था कि भाई मैं जाऊंगा डेमचौक, और मैंने एक ब्लॉग में पहले देख रखा था कि वहाँ पर जो चाइनीज़ साइड है, बीच में ना एक कोयुल नदी बहती है, नदी के साइड में चाइनीज़ का पूरा वो कैंप है। वहाँ पर उन्होंने बहुत हाईटेक कैमरा लगा रखे हैं भाई, इतनी तगड़ी सर्विलांस होती है कि आप अपने साइड पे खड़े हो तो आपके शर्ट का बटन देख सकते हैं, कितने बटन हैं शर्ट में। तो मेरा प्लान ये था, मैंने एक ब्लॉग में देखा था, मेरा प्लान ये था कि मैं उनको जाके झंडा दिखा के आऊँगा सालों को। देखो अब उमलिंगला टॉप पर भाई मेरे पास पेट्रोल नहीं, वहाँ पर सारे राइडर्स, मुझे लगता है 3-4 लीटर ही पेट्रोल बचा होगा टंकी में। मुझे वापस भी जाना था हानले, 100-150 किलोमीटर अभी राइड करके। अब सारे वहाँ पे जो बाकी राइडर्स थे, मैं तो सोलो गया था, जो बाकी ग्रुप था वो बोले भाई चलो हमारे साथ, हम रास्ते में तुम्हारी हेल्प कर देंगे, ठीक है, हम मेरे से पेट्रोल हमारे से लेके चलना। मैंने बोला भाई नहीं, मैं तो जाऊँगा डेमचौक और जो होगा देखा जाएगा, मैं ये काम करके आना मेरे को। मैं भाई निकला, डेमचौक गया वहाँ पे जाके फिर सामने था उनका कैमरा, मुझे पता था कि इस जगह पे देखते हैं ये लोग। वहाँ पे आर्मी वाले थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पर पूरा सर्विलांस होता है। मैंने उठा के झंडा लहराया, पूरी वीडियो उसकी, ठीक है, उनको दिखाया प्रॉपर। फिर जो पीछे मेजर साहब थे खड़े थे, वो बोलते हैं कि भाई तूने ये कर तो दिया, पर नेक्स्ट जो फ्लैग मीट होगी उसमें इस इशू को रेज़ करेंगे ये लोग।
मैं बोला सर आप वो सब हैंडल करना खुद, अब मेरे को अपना पेट्रोल सॉर्ट आउट करना है। मैं वहाँ से भाई आया उमलिंगला टॉप पे वापस, जैसे उमलिंगला टॉप डेमचौक नीचे मैं वापस आया झंडा दिखा के। अब मेरे को यहाँ से हानले जाना है 110 किलोमीटर। अब उस टाइम पर पेट्रोल नहीं, अब मैं जाऊँ भाई रास्ते में फंस जाऊँ, वहाँ पर बहुत ऐसे कम लोग जाते हैं। मैंने वहाँ पे पता किया तो किसी ने बताया कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर आगे जाके एक कोयूल करके गांव पड़ता है, वहाँ गांव पे आज रात रुक जाओ, वहीं पर आपको पेट्रोल का इंतज़ाम हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है भाई। मैं उमलिंगला से सीधा पहुँचा कोयूल। वहाँ पर जब मैं गया तो पता चला कि सिर्फ एक ही होम स्टे है उधर, और उसको बोलते हैं कोयूल टोंग्सपॉल। जो टोंग्सपॉल होता है वो उस गांव के जैसे पंचायत होता है ना, जैसे हेड जो होता है सरपंच होता है, सरपंच के घर जो होता है सरपंच का, तो उसको टोंग्सपॉल बोलते हैं, टोंग्सपॉल हाउस। वहाँ पर पहुँचा और मतलब अंकल आंटी थे, बूढ़े हो चुके थे, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला ठीक है रह जाओ आज रात। वहीं पर मुझे पेट्रोल भी मिल गया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा ना भाई, तो मेरे पहुँचने के 1 घंटे के बाद ही एक तो मेरे फ़ोन में चाइना का वो पकड़ने लगा, टाइम जोन पकड़ने लगा। 1 घंटे के बाद ही भाई एक IB का ऑफिसर आता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। उसने मेरा पूरा चेक किया, बैग वैग खोल के सब कुछ एकदम, क्या है कहाँ से आ रहे हो, पूरी डिटेल ली। फिर उसके बाद मैं रहने लगा, मुझे समझ में नहीं आया कि भाई क्या हो गया, मतलब इतना क्यों पूछ रहा है। मेरे बोला ठीक है बॉर्डर एरिया होगा मे भी उसके वजह से। और तब जब मैंने वहाँ के जो होस्ट थे उनसे बात करने स्टार्ट किया तो भाई पता चला कि ये तिब्बत में स्पाई रह चुके हैं इंडिया के। अच्छा, वो अंकल तो मैंने उनसे पूछा हुआ कि अंकल ये सब बता सकते हैं, बोले कि हाँ बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं रिवील कर रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या था कि तिब्बत को चाइना ने कैप्चर कर रखा है। जो वहाँ पर चाइनीज़ आर्मी का कुक था, जो उनका पूरा उनके शेफ़ होते हैं खाना बनाने के लिए, तो वो उसमें एज अ कुक काम करते थे। अच्छा, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन भाई आर्मी को देते थे। तो मैं भाई रुका, उन्होंने बहुत चीज़ बताई मेरे को, कैसे कैसे इन्होंने किए कांड, वो तो मैं नहीं रिवील कर सकता। उन्होंने बहुत कुछ मुझे बताया कि इस तरीके तो वो उनका घर था IB ऑफिसर का? नहीं IB भाई वहाँ पोस्टेड है, IB का तो पर वो चेक करने क्यों आए थे? वो चेक करने क्यों आए थे? उन्हें कैसे पता चला आपके बारे में? अरे यार गांव के अंदर मैं एंटर कर रहा हूँ, वो इतना सेंसिटिव इलाका, डेमचौक में चाइना कैप ये करता है, वहाँ से LAC एकदम पास में है 10-15 किलोमीटर। तो भाई वो तो आएंगे ना चेक करने, उनके तरफ तो कोई स्पाई नहीं आ गया। हाँ, तो भाई ऐसे जो भी सेंसिटिव एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे IB तो पोस्टेड रहते हैं अपने बिल्कुल। तो वो फ्लैग वाली चीज जो आपने करी उससे लेना देना नहीं था, वो कोई भी जाता तो वो करते ही चेक? हाँ फ्लैग वाले से। और ये भी हो सकता है कि भाई क्या पता वहाँ से आर्मी ने इंटेलिजेंस दिया हो कि भाई एक बंदा आया था यहाँ पे ऐसे घूम के गया, क्योंकि जब मैं वो फ्लैग वाला काम कर रहा था तब कोई नहीं था वहाँ पे, सिर्फ मैं था राइडर अकेले। हाँ हो सकता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।